वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों जब बीपीएससी टीआरई 4 का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये वीडियो नंबर 24 है। इससे पहले मैंने 23 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और क्लास का पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के सेशन के अंदर हमने किस टॉपिक को लिया हूँ। तो यहाँ पे आज जो लिया हूँ, दो टॉपिक को लिया हूँ। एक जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर जो क्वेश्चन 1 to 5 में पूछा गया था, तो उस लेवल का आपका उर्दू अदब का क्वेश्चन लिया गया है। और उसके बाद जाके आपका ये जो है उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन उसी लेवल पे लिया गया है। तो ये सीक्वेंस में अभी जो आप लोगों को जो 50 से 60 वीडियो देना है, तो इस तरीका से टॉपिक को क्लियर करते हुए मैं वहां तक अब आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर पूछा गया था। और जो टीआरई 3 के अंदर पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर, तो ये 1 to 5 वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। अब देखिए, अगर आप 1 to 5 वाले टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये इस क्वेश्चन के लेवल से पता चल जाएगा कि बीपीएससी जो उर्दू क्वेश्चन जो पूछता है, उसका कोई लेवल नहीं रहता है। कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी इक्तबास दे दिया जाता है, कभी कहीं से दे दिया जाता है। तो ये जो अफसाना भाभीजान है ना, तो ये अफसाना भाभीजान क्लास 10th के बुक से दिया गया है। ठीक है। उसी तरीका से आपका एक कंटेंट और भी जो आगे आप लोगों को मिलेगा। तो सबका अलग-अलग, कभी 12वीं से पूछा गया, 10वीं से पूछा गया, 8वीं से उठा के दे दिया गया है। तो आपको लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस जिस लेवल का पूछा गया, उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बगैर किसी देरी का चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको जो पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन पे था बीपीएससी, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ से लाया हूँ, टीआरई 3 में पूछा गया था बीपीएससी 1 to 5 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर पूछा गया था कि अफसाना। तो अफसाना क्या, भाभी जान एक अफसाना है। ये तो ये आपका पूछा, ये भी जा सकता है भाभी जान कौन सा सनफ है। तो भाभी जान जो सनफ है वो एक अफसाना है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, संभावना बन सकता है। और आप 10वीं की तैयारी करे होंगे तो इस तरीका का सवाल कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। तो लेकिन बीपीएससी भी पूछ सकता है, जब इस तरीका से पूछ सकता है कि अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, तो वैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तो अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, शकीला अख्तर की है। या आपका सहील अजीम आबादी का, या प्रेमचंद का, या एक से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो अफसाना भाभी जान जो है, ये जो है तख्लीक, जो इसके तख्लीक जो है, या मुसन्निफ या शायर जो एक तरीका से हम कह सकते हैं, तो वो सहील अजीम आबादी है। क्या है, सहील अजीम आबादी। क्या है, सहील अजीम आबादी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देखिए, फिर भी एक क्वेश्चन और इसके से रिलेटेड इसी में पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है, ये टीआरई 3 का है। ठीक है। जो 1 to 5 के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ठीक है। तो 24 में पूछा गया था कि सैल जम आबादी का असल नाम क्या है। एक तो यह पूछा गया कि अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, तो वो सही लजीम आबादी का। फिर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर पे वो पूछा था, 24 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, एससीईआरटी का बुक आप देख सकते हैं। एससीईआरटी का बुक आप 10th का बुक देखिएगा, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा अफसाना वाला जो कैटेगरी आएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अफसाना भाभीजान और जो सहील अजीम आबादी का लिखा हुआ है। तो वहीं से कंटेंट आपका एक तरीका से पूछा गया है। तो यहाँ पे सहील अजीम आबादी का असल नाम क्या था, तो नंबर 1 में है सैयद मुस्तकीम अहमद, और उसके बाद सैयद इम्तियाज अली। ऑप्शन नंबर सी में कि सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर डी में एक से ज्यादा। ई में है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सहील अजीम आबादी का जो असल नाम है, असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो सैयद मुजीबुर रहमान जो है, सहील अजीम आबादी का आपका असल नाम है। ठीक है। चलिए आगे, अब हम लोगों को दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड वहां पे पूछा गया था सैल जम आबादी से, टीआरई 3 के अंदर 1 to 5 वाले में, जो 10th लेवल का जो बुक था, वहां से पूछा गया था। देखिए, आप बनने जा रहे हैं 1 to 5 का टीचर, लेकिन वहां पे लेवल आपका जो उर्दू अदब का क्वेश्चन पूछा, 10th लेवल का पूछा। तो उर्दू अदब का एक तरीका से समझिए, सबसे एक तरीका से हार्ड अगर देखा जाए, तो 1 to 5 ही वाले का है।
क्योंकि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अगर कोई 1 टू, अब जैसे 6 टू 8 वाले के भी लिए भी अब तो समझ लीजिए कि बीपीएससी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि 6 टू 8 वाले का जब रहता है तो उसमें 9th 10th का उठा के पूछ देता है। अब बच्चा क्या करता है, 6 टू 8 को खाली पढ़ लिया, अब बस उससे काम चल जाएगा। नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना है, आपको जो पढ़ना है तो डायरेक्टली आप समझ लीजिए यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, तो 3 से बुक उठा के एक तरीका से आप पढ़िए। 3 से 12 तक का उर्दू का बुक पढ़िए। उर्दू अदब के क्वेश्चन के लिए वहां से आपको तरह तरह का आपका ये भी मिल सकता है, ग्रामर का सवाल भी रहेगा, कंटेंट भी रहता है वहाँ पे जो दिया रहता है। तो उर्दू अदब के लिए प्रॉपर अगर आप देख रहे हैं तो 3 से लेके 12 तक का आपका जितना भी है उसको आप देख लीजिए, तो वहां से आप बन सकता है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि 10वीं का दिया था क्वेश्चन, आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया था दरक्सा बुक का, जो मतलब 1 लायर क्वेश्चन जो होता है, मुख्तसरीन सवालात जो पूछा गया था या मुख्तसर सवालात जो था 10th बुक के अंदर उर्दू का एससीईआरटी में, तो उसको मैंने आप लोगों को वहां पे करा दिया था। ठीक है, इसी तरीका से अब 9th का भी करा दूंगा, फिर जाके 8 का उठा के कर दूंगा, है ना। उसके बाद जाके 7th का, 6 का, इस तरीका से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो बहुत जल्दी आप लोगों को ये भी आप लोगों के सामने 9th का भी, यानी जितना भी माजूरी सवाल है या आपका मुख्तसरीन सवालात है, उसको मैं आप लोगों के सामने लेके भी आऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका असल नाम क्या था, सईद अजीम आबादी का असल नाम क्या, सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सईद अजीम आबादी के बारे में। तो देखिए, शायरा या अदबिया का नाम, तो सईद अजीम आबादी, सईद अजीम आबादी के बारे में पूछा जाए, देखिए बचपन का नाम या असल नाम, आपका ऐसे भी पूछा जाता है, और बचपन का नाम क्या था, तो वही सैयद मुजीबुर रहमान, या आपका या आपका पूछे असल नाम क्या है सैयद अजीम आबादी का, तो आपको बताना है सैयद मुजीबुर रहमान, या बचपन का नाम। ये जो आपका जो है 1911 में पटना में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, 1911 में पटना के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है, इसका साल वफात जो 1980 है, यहाँ पे मैं इसको स्किप कर दिया हूँ। इसको आपका साल वफात जो 1980 है, लेकिन कहाँ पे जगह, आपको मकाम आपको क्या करना है, बताना है। मकाम कहाँ है, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मकाम यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे असनाफ के बारे में दिया हुआ है। तो सैल अजीम, अब देखिए अफसानोई मजमुआ, तो अफसानोई मजमुआ में बात करें तो चार चेहरे, तो चार चेहरा एक अफसानोई मजमुआ है जो सैल अजीम आबादी का, ये सैल अजीम आबादी का पहला अफसानोई मजमुआ है। ये भी याद रखना है, अगर पूछा ये जाता है कि सैल अजीम आबादी का पहला अफसानोई मजमुए का नाम क्या है, तो चार चेहरे, क्या नाम है, चार चेहरे। ठीक है, उसके बाद चार चेहरे हो गया, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अलाउ, तो अलाउ भी आपका जो है सैल अजीम आबादी का है। आदमी के रूप, ये भी आपका शायरी मजमुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को तीन को अफसानोई मजमुआ आप लोगों को बताया गया है सैल अजीम आबादी के बारे में, कि चार चेहरे एक अफसानोई मजमुआ हो गया जो पहला था। उसके बाद है अलाउ भी एक अफसानोई मजमुआ है। दूसरा आदमी के रूप, ये भी अफसानोई मजमुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अफसाना की बात करें, तो अफसाना में भाभी जान, ये यहीं से अभी इसी लेवल पे पूछा गया था ना, अफसाना में भाभी जान। तो भाभी जान जो ये सही लजीम आबादी के लिखा हुआ अफसाना है, और इसमें जो रुकैया भाभी इस अफसाना के किरदार है। तो भाभी जान अफसाना में किरदार कौन है, अहम किरदार कौन है, तो वो रुकैया भाभी है। कौन है, रुकैया भाभी। ठीक है, उसके बाद देखिए नाबिल से भी रिलेटेड इसके दिया हुआ है ना, बेजर के पौधे, है ना, बेजर के पौधे यानी जिसके जर के अंदर जिस जर ना हो लेकिन वो पौधे के अंदर, तो वो इस तरीका से नाबिल का क्या नाम है, बेजर के पौधे एक नाबिल है। मसग्रीन और मसरन सहना, इस नाबिल के क्या है, किरदार है। तो आपको ये बेजर के पौधे जो है ये नाबिल है, पहली पॉइंट ये है याद रखना है कि बेजर के पौधे जो नाबिल है, जो सही लजीम आबादी का है, और उसमें मस ग्रीन, है ना, मस ग्रीन और मसनर सहना, तो ये दो ठो अहम किरदार है जो नाबिल का किरदार है, ये चीज याद रखना। एक रोजनामा अखबार के बारे में भी बात किया था, तो सही लजीम आबादी एक रोजनामा अखबार भी जारी किया था जिसका नाम क्या था, साथी, क्या नाम था, साथी था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी ये पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अहम मालूमात के अंदर में, कि सैल अजीम आबादी को बिहार का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो बिहार का प्रेमचंद किसको कहा जाता है, सैल अजीम आबादी को कहा जाता है। ठीक है, सैल अजीम आबादी एक अफसाना निगार भी है। ठीक है, तो अफसाना तो अभी यहाँ से तो जाहिर ही है गया। ठीक है, अफसाना निगार। सैल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है अपने ननियाल में ही हुई,
यानी अगर सवाल ये पूछा जा सकता है कि शैलजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, तो ननिहाल के अंदर हुई। अगला पॉइंट है कि शैलजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत भी किया था। तो ऑल इंडिया जो रेडियो था, तो उसके अंदर क्या था, शैलजीम आबादी आपका मुलाजमत भी किए थे, यानी नौकरी भी किए थे। अगला पॉइंट है कि शैलजीम आबादी 1 साल के थे। कितने साल के थे? 1 साल के थे जब उनकी वालदा यानी माँ का इंतकाल हो गया था। तो सवाल कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि शैलजीम आबादी की उम्र कितनी थी जब उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था? तो 1 साल के जब थे शैलजीम आबादी, तब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि शैलजीम आबादी है ना 7 सालों तक उर्दू की तुरुख व असाहत छोटा नागपुर में जाकर किया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि शैलजीम आबादी जो थे 7 सालों तक जो थे उर्दू की अ, तरवीक व असात को जो है ना अ, के लिए जो छोटा नागपुर के अंदर में जाकर वहां रहे थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि शैलजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? घरेलू माहौल कैसा था, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दो दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ शैलजीम आबादी के बारे में। एक क्वेश्चन ये कि शैलजीम आबादी का वफात मकाम कहाँ है, दूसरा कि शैलजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने उर्दू अदब का जो एक कंटेंट था, वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके लिए अगर इस मतलब कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि TRE 3 उर्दू ग्रामर 1 to 5, TRE 3 में उर्दू ग्रामर जो 1 to 5 के अंदर पूछा गया था। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर पे मिलेगा? 13 नंबर पे। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हैयत के एतबार से नज्म की कितनी किस्में हैं? तो हैयत के एतबार से नज्म के 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, या एक से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हैयत के एतबार से देखा जाए तो नज्म के जो किस्में होता है वो 5 किस्में होता है। कितने किस्में होता है? 5 किस्में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोगों को क्या करना है कि नज्म से रिलेटेड यानी मुतालिक हम लोगों को और भी जानकारी मालूमात क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे नज्म के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे कई बार आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये आपका जो उर्दू का एग्जाम है, लेकिन इंग्लिश वर्ड भी कई बार पूछा गया है। इसलिए जो चीज का जरूरी इंग्लिश वर्ड था, मैं वहाँ पे आप लोगों को लिख भी दिया हूँ। जैसे नज्म, तो नज्म को इंग्लिश में पोएम कहा जाता है, नज्म को इंग्लिश में पोएम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नज्म अरबी जबान का लफ्ज है। नज्म किस जबान का लफ्ज है? तो अरबी जबान का लफ्ज नज्म है। नज्म के लघवी माने होता है मोती पिरोना। क्या होता है? नज्म के लघवी माने क्या होता है? मोती पिरोना। तो कई एग्जाम के अंदर पूछा भी गया कि नज्म के लघवी माने क्या है, तो मोती पिरोना। आपका बीपीएससी के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, अभी ये मैं आप लोगों को कंटेंट बेस पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ये आप लोगों का मतलब कि जैसे कि 30-40 वीडियो तक होता जाएगा, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कंटेंट आपका ये हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, हाँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे सहील अजीम आबादिया के बारे में पूछा गया, तो किस किस TRE 1 में पूछा गया, तो TRE 1 के कौन सा लेवल में पूछा गया, TRE 2 के किस लेवल के अंदर पूछा गया, सारे क्वेश्चन को एक जगह करके तब हम लोग उसको भी करेंगे। तो अभी तो वक्त है, उसमें टेंशन न लीजिए, आराम आराम से ये कीजिए, तैयारी कीजिए। और आप लोगों को ज्यादा फोकस रखना है सेल्फ स्टडी पे। अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं करते, सिर्फ क्लास पे आप निर्भर रहते हैं, तो आप बेकार कर रहे हैं, अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। पैर पे कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है? एक मुहावरा है ना, अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान खुद से करना। तो अगर आप सेल्फ स्टडी के आदी नहीं है, खुद से आप पढ़ने वाले नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ आपको कोई भी टीचर से आप मतलब कि जो भी आपके रहनुमा के तौर पे आपको गाइडेंस कर रहा है, तो सिर्फ आपको एक दिशा दे सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, आपको चलना तो आप ही को है ना। अब बता दिया गया कि हाँ ये रास्ता है ना। तो अब यहाँ पे से ये भी बता दिया गया कि इधर खाई है, इधर ये ठीक है। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि इस तरफ आना या इस तरफ आना। तो सिलेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। तो वो उसी तरीका से एक रहनुमा के तौर पे, एक गाइडेंस के तौर पे जो होता है, एक टीचर काम करता है। लेकिन आप क्या होते हैं,
अब आप क्या है वो आप ही बता सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं वो आप ही जाहिर कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी पे ज़रूरी है, उसको ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी पे ये करना है। तो पहले तो आप जैसे कि आप मान लीजिए कि प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस आप अभी कंटेंट आप पढ़ो, ठीक है? प्रैक्टिस आप लोगों के लेके आप लोगों के लिए मैं बहुत सा क्वेश्चन रखे हुआ हूँ जो लेके आऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को पहले टोटल क्रैश कोर्स आप लोगों को अवेलेबल करवा देता हूँ कि हाँ, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन ये देखिए इस लेवल का पूछा जा रहा है, इस लेवल का पूछा जा रहा है, आपके पास मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, है ना? उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब हम बताएंगे कि हाँ फलाना जगह पूछेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये रहा कि हाँ आप पढ़िए, मेमोराइज करिए, करने के बाद फिर इसका प्रैक्टिस उर्दू अदब का कैसे कर सकते हैं, तो पॉइंटेज बना लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख लिए सहील अजीम आबादी, हम सहील अजीम आबादी हम लिख लिए, हाईलाइट ये करके अब यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे तखल्लुस, तो सही है ना, तो तखल्लुस क्या हो जाएगा, सहील हो जाएगा। बचपन का नाम मुजीबुर रहमान, है ना? पैदाइश 1911, कहाँ, तो पटना में। वफात, तो ये इस तरीका से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉपी पे लिख के अपने नोटबुक पे लिख के हम लोग उसको उर्दू अदब के कंटेंट को हम कर सकते हैं। एक बार क्या करेंगे, उर्दू से रिलेटेड बात को सोचेंगे, उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप लेंदी लेंदी लिखें, आप सॉर्टेड लिखो, आपको लिख के आप प्रैक्टिस करो। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर भी आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा ये है, लिख के करिएगा प्रैक्टिस तो ज़्यादा आपको क्या रहेगा, क्योंकि आपके पास डबल हुनर मिल जाता है वहाँ पे कि आप सोच भी रहे, प्लस आप देख भी रहे, प्लस आप लिख भी रहे, तो कई कंडीशन वहाँ पे बन रहा है। जब आप बोल के लिखना, तो जब आप बोल के लिख रहे हैं तो फिर आपके पास कान में भी आवाज़ जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको वो ज़्यादा देर तक आपके पास रख सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिगर किसी देरी का। तो यहाँ पे क्या था कि नज्म के लग़वी माने क्या होता है, मोती पिरोना। ठीक है, उर्दू शायरी में नज्म की रवायत जो है गदर, यानी कि 1857 की जो क्रांति जो स्टार्ट हुआ था उसके आसपास से मिलती है। तो उर्दू शायरी में नज्म का रिवायत जो कहाँ से मिलती है, तो 1857 का जो गदर हुआ था उसके आसपास से मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि गजल के बाद नज्म का रिवाज हुआ था, गजल के बाद, है ना? यानी कि पहले गजल आया, उसके बाद जाके किसका, नज्म का रिवाज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग करते हैं। यहाँ पे बात है कि नज्म की तारीफ, तो तारीफ भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार तारीफ भी पूछा जाता है, तो चलिए उससे रिलेटेड पॉइंट भी वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो नज्म शायरी की एक ऐसी किस्म है, ये शायरी की एक किस्म है नज्म, जो किसी एक इन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। किसी एक ही उन्वान पे होना चाहिए, किसी एक ही मौजू पे ही होना चाहिए, टॉपिक आपका एक ही हो जाना चाहिए, उसके ऊपर आप लिखा जाता है नज्म। अब ऐसा नहीं कि हम बरसात की बात कर रहे हैं, अब फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बरसात की बात करते करते हम लोग क्या करें, जंगल की बात कर लिए, तो नहीं, तो वो आपका एक तरीका से नज्म की कैटेगरी में नहीं, उन्वान आपका वही होना चाहिए, है ना? तो हाँ, लेकिन उन्वान के साथ उसको कनेक्ट करके हम कर सकते हैं, लेकिन उन्वान आपका एक होना चाहिए, एक ही उन्वान पे लिखा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि नज्म में शुरू से आखिरी आखिर तक क्या किया जाता है, आखिर तक जो है ख्याल का रब्त और तसलसल जरूरी है। यानी कि एक दूसरे से नज्म में क्या होता है कि जुड़ाव आखिरी तक होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक आप लोगों को उसके साथ जुड़ाव रखना है। इसके लिए ये ना कोई किसी खास मौजू के लिए कोई कायद होती है और ना ही हैरियत की। ठीक है, कोई खास मौजू के लिए कायद वद नहीं होते, लेकिन याद ये रखना है कि नज्म के अंदर क्या होता है, शुरुआत से लेकर आखिर तक जो है उसका ख्याल राब्त रहता है, यानी एक तरीका से लगातार वो जुड़ा हुआ रहता है। नज्म जिंदगी के किसी भी वाकया पर, मसला जैसे ख्याल, जज्बात, है ना, को बुनियादी तौर पर हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी तौर पे हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या कर रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मौजू और मंजूम कलाम को, मौजू और मंजूम कलाम को शायरी या नज्म कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। उसके बाद ये है कि नज्म के अंदर, या नज्म या शायरी एक ही बात है, नज्म या शायरी के अंदर क्या क्या चीज आ सकता है। तो नज्म या शायरी के अंदर जैसे गजल, गजल भी नज्म का ही पार्ट है, नज्म भी एक पार्ट है गजल का ही, नज्म का ही। कसीदा हो गया, मसनबी हो गया, रबाई, मरसिया, कता, मुसद्दस, उसके बाद हमदो नात, मनाजात, नात हो गया, मनकबत वगैरह इसमें शामिल है। यानी नज्म के अंदर ये सारा चीज शामिल है। ठीक है, तो ये भी आपका कई बार सवाल ये पूछा जाए कि एक नस्र होता है, दूसरा नज्म आता है। तो नज्म के अंदर ये सारा पार्ट आता है, नस्र के अंदर आपका जैसे कहानी आ गया,
अफसाना हो गया, मजमून आ गया, है ना, खुतूत निगारी आ गया, तो वो सब आपका नस्र के अंदर आता है। ठीक है, ये पार्ट जो आपका नज्म के अंदर आता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि अभी हम लोग को सवाल में भी पूछा गया था कि हैयत की के एतबार से जो है नज्म के कितने किस्में हैं, तो हैयत की बुनियाद पर देखा जाए तो नज्म की 5। एक मिनट। हाँ, तो हैयत के एतबार से देखा जाए तो नज्म के जो होते हैं तो वो 5 किस्में होते हैं। कितने किस्में होते हैं? 5 किस्में। तो पहले किस्में का नाम है पाबंद नज्म। क्या नाम है? पाबंद नज्म। अब पाबंद नज्म को अंग्रेजी में कहा जाता है बैंडिंग पोएम। क्या कहा जाता है? बैंडिंग पोएम कहा जाता है। उसके बाद तवील नज्म। तो तवील नज्म को इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ग पोएम। उसके बाद आजाद नज्म को कहा जाता है फ्री वर्स। ठीक है, उसके बाद है नज्म मुर्रा। तो नज्म मुर्रा को कहा जाता है ब्लैंक वर्स। ठीक है, उसके बाद नज्म नज्म जिसको प्रोज पोएम कहा जाता है। और ये दो ठो जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक में जो बीपीएससी ने इस दोनों के बारे में 3 से 4 बार क्वेश्चन यानी कि रिपीट कर दिया है कि आजाद नज्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फ्री वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं, या नज्म मुर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या ब्लैक वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो जो जरूरी था यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। ठीक है, तो ये 5 किस्में आता है जो बुनियादी तौर पे नज्म के। पाबंद नज्म, तवील नज्म, आजाद नज्म, नज्म मुर्रा और नसर नज्म। ये सारा का सारा आपका 5 हो गया। चलिए, अगला पॉइंट आप ये हम लोग देख लेते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे तो नज्म से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब उसके एक तरीका से तारीख के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 20वीं सदी, तो 20वीं सदी का आगाज जो होता है, 20वीं सदी का आगाज अल्लामा इकबाल की नज्म निगारी से होता है। ठीक है, तो 20वीं सदी का आगाज अल्लामा इकबाल की नज्म निगारी से होता है। अगला पॉइंट कहा गया कि जिस तरह यानी कि जिस तरह गालिब ने गहरी संजीदगी और गहरी फिक्र से गजल को आला सतह तक पहुंचाया था, यानी वसत बख्शी थी यानी पहुंचाया, तो वैसे ही क्या किया अल्लामा इकबाल ने नज्म में, है ना, अंजाम दिया। तो यानी वही काम एक तरीका से जिस तरीका से गालिब ने आ, गजल को फरोग दिया, उसी तरीका से अल्लामा इकबाल ने 20वीं सदी के अंदर नज्म को फरोग दिया था। ठीक है, जो आले दर्जे पे लेके गए थे। अगला पॉइंट यहाँ पे कि अल्लामा इकबाल को आफाकी, अल्लामा इकबाल को आफाकी शायर के नाम से भी याद किया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि शायर को जो है आफाकी शायर के नाम से जाना जाता है, तो अल्लामा इकबाल को जाना जाता है। उसके बाद है कि अल्लामा इकबाल के बाद, तो अल्लामा इकबाल के बाद की बात करें तो जोश ने इनकलाब और आजादी के मौजू पर कई आला दर्जे की नज़में लिखे, है ना, जिसकी वजह से जोश को जो इनकलाबी शायर कहा जाता है। यानी कि अल्लामा इकबाल के बाद कौन आए थे? जोश मिले आबादी आए थे। और जोश मिले आबादी जो थे वो इनकलाब और आज़ादी के ऊपर आ, आला दर्जा के नज्म लिखे थे, जिसकी वजह से उसको जो है जोश मिले आबादी को इनकलाबी शायर कहा जाता है। तो इनकलाबी शायर किसको कहा जाता है? तो जोश मिले आबादी को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, तरक्की पसंद तहरीर और हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता शायरा नज्म की तरफ ज्यादा माइल थे। यानी कि तरक्की पसंद तहरीर और हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता शेर नज्म की तरफ ज्यादा ये माइल थे। कौन? जोश मिले आबादी के बारे में बात हो रही है। अगला पॉइंट देखिए, तरक्की पसंद तहरीर तरक्की पसंद शहरा ने अपने अहद के बाज अहम सियासी और समाजी मौजूआत व मसाइल की तरफ खास तवज्जो दी थी। यानी कि तरक्की पसंद से जो तहरीर एक तरीका से स्टार्टिंग हुआ था, तो उस समय जो भी थे अल्लामा इकबाल हो गए, जोश मिले आबादी और जो हो गए थे, वो सियासी और समाजी मौजूआत को जो है ना मौजू बना के आपका जो है नज्म कहा करते थे। तो इसमें बहुत से हैं, तो बहुत से शायर आते हैं जिसमें जिसमें कि जैसे मान लीजिए मिजाज के बारे में जिक्र किया गया, फैज, है ना, मखदूम के बारे में, सरदार जाफरी के बारे में कहा गया है, कैफी आजमी के बारे में, जान निसार अख्तर इसके बारे में भी है, और उस साहिल लुधियानी का, है ना, तखलीक, है ना, तो ये है ना तखलीक, और उसके बाद जाके आपका सफर आज़ादी के बाद भी जारी था। यानी ये जितने भी आपका जो नज्म निगारी शायर है, जैसे कि मिजाज, फैज, मखदूम, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, जितने भी शायर लुधियानी यार जो ये तकलीफ जो सफर आज़ादी के बाद भी जारी था। यानी कि जब हमारा देश हमारा मुल्क जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो यानी उसके बाद भी ये सब का सिलसिला जो है समाजी और सियासी मौजूआत पे नज्म को मतलब फरोग देते रहे थे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये भी पॉइंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नून मीम राशिद जो थे और मेराजी ने
आजाद नज्म को फरोग दिया था। तो दो ठो का आपको याद रखना है कि आजाद नज्म को किसने फरोग दिया था, तो नून मीम राशिद और मिराजी ने आजाद नज्म को यानी कि फरोग दिया था। यानी आजाद नज्म को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फ्री वर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो जब दूसरी जंग आज़ादी हुई थी, ठीक है, जंग अजीम जो हुए थे, तो उस पे बैनुल के बाद बैनुल अक़वामी यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो सतह पे थे, तो सियासी और इनकलाबी रहनुमा रहे थे। ठीक है, तो अब उसमें कौन कौन रहे थे, तो राशिद ने इनके असरात को भी अपने खास असलूब में पेश किया था। यानी कि दूसरी जंग अजीम जो हुए थे, यानी कि एक तरीका से दूसरा वर्ल्ड वार जो हुआ था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो सियासी इनकलाबी और जो चीज आया था, तो उसको राशिद ने अपने असरात को भी अपने खास असलूब में भी पेश किया था। अगला पॉइंट है कि राशिद ने नए इंसान की जहनी और नफ्सियात नफ्सियात ना नागोशी कैदियों को अपनी नज्मों का मौजू बनाया था। तो ये है कि नए इंसान की जहनी और नफ्सियात पर जो है ना, उसको अहम मौजू बनाया था कौन, राशिद, है ना, नून मीम राशिद। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज्मों में अखलाकी कुदरतों की अखलाकी कदरों की सख्त वो रेक्ट को खास अहमियत के साथ पेश किया था। तो यहाँ पे उतना चीज पॉइंट याद नहीं रखना, पॉइंट आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये रखना है कि अख्तरुल इमाम जो थे नज्मों में किसको सबसे ज्यादा अहमियत दिए थे, तो इखलाकुल कदरों को दिए थे। ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है। और राशिद के बारे में बात जब किया जाए तो इसको जहनी और नफ्सियाती के पॉइंट पे याद ये रखना है। ठीक है, चलिए अब और ऊपर में भी डिस्कस किया कि राशिद ने नूम सिंह राशिद और मिराजी ने ये जो थे आजाद नज्म को फरोग दिया था। अगला पॉइंट है कि इजहार के तरीकों में जो इख्तिसार वो तवाजन अख्तरुल ईमान की नज्मों में मिलता है। यानी कि जिस तरीका से इजहार करने का तरीका हो और जो इख्तिसारात या तवाजन यानी कि बैलेंस जिसको बोला जाता है, बैलेंस अख्तरुल ईमान की नज्मों में मिलता था। कम वो वही सूरत जो है मजीद अमजद, है ना, मजीद अमजद और मुंसिब उर रहमान की नज्मों में भी नमाया है। यानी कि एक तरीका से समाया हुआ, यानी कि उसमें मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यानी कि अख्तरुल ईमान के जो नज्मों के तौर तरीके और इख्तिसार वो तवाजन यानी बैलेंस जिस तरीका से मिलता है ना, तो कम वो बेस, है ना, उसी सूरत की तरह जो है मजीद अमजद और मुंसिफ उर रहमान की नज्मों में भी मिलते हैं। ये भी पॉइंट आपको नज्म से रिलेटेड जब आ रहा है तो वहां पे याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे कि सफीक, है ना, फातिमा शेरी के मौजूआत और मसाइल फलसफाना नौनियत के हैं। तो ये चीज आपको भी ये पॉइंट भी याद रखना है कि सफीक फातिमा शेरी के मौजूआत और मसाइल फलसफाना नौनियत के हैं। उसके बाद है कि 1960 के बाद जदीदियत के रुझान को फरोग हासिल हुआ था। तो 1960 के बाद किसको कौन सा रुझान को फरोग हासिल हुआ था, तो जदीदियत को। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान में खलीलुर रहमान आजमी, अमीर हनफी, है ना, बलराज कोमिल, मोहम्मद उलूरी, है ना, शहरयार, है ना, और शहरयार अहदे अख्तर, उसके बाद जाके साज तकनित कुमार बाकी। ठीक है, और उसके बाद जाके मखमूर सईद, आदिल मंसूरी, जुबैर रिजवी और शमसुर रहमान फारूकी की नज़में इस रुझानात की नुमाइंदगी करती है। यानी कि ये जो आपका जो था यहाँ पे नज्म के बारे में जो ये जदीदियत तालीम के जदीदियत नज्म के बारे में, यानी कि 1960 के बाद जो है तो जदीदियत नज्म के रुझान को एक तरीका से देखा जाता है, फलसफानियात के यहाँ पे मौजूआत को जो रखा गया था, तो उसी के अंदर इस चीज को भी समाया जाता है। तो ये सारा का सारा जितने भी चीज का यहाँ पे मुसन्निफ का या शायरी का जब नाम बताया गया तो वो नज्म का ही पार्ट में से आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास।
जो आप लोगों को मैंने ये आप लोगों के सामने 24वां क्लास रखा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सही लजीम आबादी के बारे में, और दूसरा हम लोगों ने नज्म के ऊपर हम लोग ने बहस किया। ठीक है, अगला देख लेंगे क्या चीज हम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके बाद जाके पीडीएफ क्लास पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।